गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, तो देखिए अब इस क्लास में हम लोग अपना जो बिलियन है उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो हमारे सायंता के पद जो बचे हैं उनको हम थ्योरी के बिहाफ से कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 सायंता के पद कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमारे 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, मोलरता, मोललता, मोलंस। हमने उन तीनों को थ्योरी के बिहाफ से कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम सायंता के पद कंप्लीट कर लेंगे एकदम से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो हमारा न्यूमेरिकल पे होगा। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए और इस चैप्टर के लिए। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सायंता का पद है नॉर्मलता। नॉर्मलता, ठीक। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो इसकी डेफिनेशन है किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन को आपको एकदम मोलरता की डेफिनेशन से लिंक करना है। मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता। ठीक है, बस अंतर क्या है, आप लोग जब मोलरता की बात करते हैं तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या की बात होती है, विलय के मोलों की संख्या। बट यहां पे क्या है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। वहां पे विलय के मोलों की संख्या है और यहां पे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। बाकी डेफिनेशन सेम एकदम। हम लोग मोलरता भी 1 लीटर बिलियन में चेक करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलता भी हम लोग 1 लीटर बिलियन में ही देखते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि अगर आप लोगों को नॉर्मलता की बात करनी है या मोलरता की बात करनी है तो वो 1 लीटर बिलियन पे बात होती है हमारी। ठीक है, बस अंतर किस बात का है, मोलरता के अंदर विलय के मोलों की संख्या देखी जाती है, विलय के मोलों की संख्या। बट नॉर्मलता में क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बात होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है गाइस, बस बाकी डेफिनेशन सेम है आपकी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसका प्रतीक क्या है, एन। नॉर्मलता इंग्लिश में लिखोगे नॉर्मलिटी होगा, एन से स्टार्ट होता है तो एन प्रतीक बना दिया इसका। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मलता बराबर निकालना क्या होता है इसमें, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। भाई नॉर्मलता में हम किसकी बात करते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता में जो चीज देखी जाती है, जो चीज निकाली जाती है वो हमें अंश में लेना है और जिसमें चेक करते हैं, जिसमें से निकाली जाती है वो बटे में लेंगे। ये ध्यान रखना है, समझ पाएगा? ये नॉर्मलता हो, मोललता हो, मोलंस हो, कुछ भी हो। ठीक है, जो भी हम निकाल रहे हैं वो अंश में और जिसमें से निकाल रहे हैं वो हर में। दैट्स इट। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। आयतन लीटर में। दैट्स इट, ये फॉर्मूला हो गया इसका।
मात्रक की बात करें तो मात्रक बनेगा इसका, यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मात्रक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मात्रक ग्राम तुल्यांक होता है, और आयतन का मात्रक क्या है यहाँ पे, लीटर, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है, या फिर एन लिखा हुआ होगा, एन। ओके, तो थ्योरी के लिहाज से तो आपको इतना ही पता कहना है। अगर नॉर्मलता की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है तो आप इतना उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, उसका फॉर्मूला बता दो, दैट्स इतना ही होता है। बट इसमें जब हम न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर जैसे मोलरता में हम लोगों ने मोलों की संख्या का फॉर्मूला जाना था, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या बहुत कम दी जाती है, वो हमें निकालनी पड़ती है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हमें वो पता होना चाहिए। तो मैं उसकी बात कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, या ऊपर लिख सकते हैं इसको ऐसे, द्रव्यमान लिखें या फिर आप क्या लिखें, इसी को भार लिखें, एक ही बात है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हो गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या का। तो द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट तुल्यांकी भार गिवन नहीं होगा, तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान। अब इस मोलर द्रव्यमान को कई नाम से जानते हैं, मोलर द्रव्यमान कहता है, आणविक द्रव्यमान कहता है, अणु भार कहता है, परमाणु भार कहता है। तो सब बातें ये यहाँ पे हमारी इस केमिस्ट्री में जब बात क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे सेम बात है, ठीक है। बटे में आता है आपका एन कारक, एन कारक, तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटे एन कारक, या फिर ऐसे भी होता है तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे एन कारक। अब यहाँ पे एन कारक क्या है, ये जहां एन जो है वो अम्लता हो सकता है या फिर क्षारकता या फिर अम्लता, क्षारकता या फिर संयोजकता। अब ये क्या होता है, अम्लता क्या होती है, क्षारकता क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, मैं इसकी बात करूंगा आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, तो वहां पे इसको मैं आपको बताऊंगा कि एन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। भाई एन पता हो जाएगा तो तुल्यांकी भार इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हम मोलर द्रव्यमान तो निकाल ही लेते हैं, निकाल लिया करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आसान एकदम फॉर्मूले से आराम से मोलर द्रव्यमान निकल जाता है। बस एन पता चल जाए तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार जैसे मिलेगा ग्राम तुल्यांक की संख्या जाएगी, और जैसे हमें ग्राम तुल्यांक की संख्या मिलेगी नॉर्मलता मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले कुछ ज्यादा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, बट असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत की जरूरत है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अब हमारे जो अगली सांद्रता के पद हैं वो पीपीएम और पीपीबी हैं, जो कि थ्योरी के बेस पे बहुत कम इम्पोर्टेंट हैं, खास नहीं है थ्योरी के बेस पे, बट उसके एक दो मार्क्स में, एक दो नंबर में न्यूमेरिकल देखे गए हैं, तो उसके लिए हम उसको रेडी करेंगे। ओके, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उससे पहले जो हमने मोलरता और मोललता करी है, इन दोनों में हम संबंध निकालेंगे। एक संबंध होता है दोनों के अंदर, उस संबंध का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल में काफी करते हैं, ठीक है। तो वही उस संबंध की हम बात कर लेते हैं पहले।
ठीक है भाई। चलिए तो देखिए हमारा मोलरता का फॉर्मूला क्या है। मोलरता m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, बट लिया ml में। अगर बनाएंगे इसको लीटर तो ऊपर आएगा हमारा 1000। ठीक है, यह बात हम कर चुके हैं, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ें अगर, तो आपके मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूला है इसका। तो उस हिसाब से विलय के मोलों की संख्या क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान बटे, और बटे नीचे उतर आएगा तो इसके गुणा में आएगा विलय का मोलर द्रव्यमान बी विलयन इंटू 1000। ठीक है, समीकरण 1 कह दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ से नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मान लो बात लीटर में हो रही है, अभी कर लेंगे एमएल में। ओके, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, तो जिसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हो उसी का द्रव्यमान आएगा, उसी का तुल्यांकी भार आएगा। तो हम विलय के लिए बात कर रहे हैं, तो विलय का द्रव्यमान या फिर विलय का भार जो भी कहोगे, भार बटे तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का प्रतीक है कैपिटल ई। किसकी बात हो रही है, विलय के लिए, इंटू बी विलयन। अब इसको मैं ml में लिख रहा हूं, तो ml में करूंगा। ठीक है, तो इसको लीटर बनाना होगा, तो ml के लिए अब लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो वो ऊपर घूम जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएं तो ये W विलय इंटू 1000 डिवाइड बाई ई विलय तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या था, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है ई बराबर मोलर द्रव्यमान बटे n। ई बराबर तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटे n। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए इसका ई का फॉर्मूला, तो आएगा m विलय बटे n, बटे में n आएगा यहाँ पे बटे में, तो ऊपर घूम जाएगा गुणा n। ठीक है, बी विलयन ml में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखें आप लोग, इतना जो पार्ट है हमारा ये वाला, इतना जितना मैंने बॉक्स बंद किया है, क्या है ये, जरा समीकरण 1 से तुलना करना है इसकी। W विलय इंटू 1000 डिवाइड बाई m विलय इंटू v विलयन ml में। ये फॉर्मूला किसका है, मोलरता का। ये फॉर्मूला किसका है, मोलरता का। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो n बराबर क्या आएगा, m इंटू n। ये है आपका नॉर्मलता और मोलरता में, सॉरी, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n। इसका काफ़ी इस्तेमाल हम करेंगे अपने सवालों के अंदर,
क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें नॉर्मलता भी पूछी जाती है और उसी न्यूमेरिकल में हमारी मोलरता भी पूछी जाती है। तो अगर हम लोगों ने मोलरता निकाल लिया तो हम वहां से नॉर्मलता निकाल सकते हैं, या फिर नॉर्मलता पहले निकाल के इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट मोलरता निकाल सकते हैं। तो वहां पे बड़ा बेनिफिट हमें होने वाला है। बस एक को निकाला करेंगे फॉर्मूले, मतलब इनके अपने फॉर्मूलों के हिसाब से, और यहाँ पे लगाया करेंगे, डायरेक्ट निकल जाया करेगा। ठीक है, अब ये मेन कहानी हमारी एन पे टिकी हुई है। ये एन निकालना अगर हमसे आ गया तो हमारे सवाल इजी हो जाएंगे। ठीक है, और उसी की बात हम न्यूमेरिकल में करेंगे। चलिए गाइस, चलिए गाइस, अब हमारा नेक्स्ट साधनता का पद है, इसमें हम 7 कर चुके हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स प्रति मिलियन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग अंश प्रति मिलियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है तो आप जानते हैं, ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। 10 लाख बोलो तो 10⁶ ये होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन इसके हिसाब से बनेगी नाम से, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन, प्रति मिलियन में चेक करना है, प्रति मिलियन यानी कि बिलियन के 10 लाख भाग में। ये जो 10 लाख भाग होंगे वो किसके होंगे? बिलियन के। तो बिलियन के 10 लाख भाग में विलय का कितना पार्ट है? पार्ट्स प्रति बिलियन। यहाँ जो पार्ट्स है वो विलय के लिए हैं, और यहाँ जो विलियन मिलियन है, यहाँ जो मिलियन आ रहा है ये हमारा बिलियन के लिए है। ठीक है, तो प्रति मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन के 10 लाख भाग में कितना पार्ट्स है, कितना भाग है हमारे विलय का, उसे बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स, यहाँ जो पार्ट्स है वो हमारा विलय के लिए हैं, और मिलियन हमारा यहाँ पे बिलियन के लिए हैं। बताने का ये, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, प्रतीक है इसका पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी बिलियन के किसी बिलियन के 10 लाख यानी कि 10⁶, किसी बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को, विलय के भागों की संख्या को उस विलयन का पीपीएम कहते हैं, या पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, और इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपके पास कहानी क्या है? आपके पास कोई बिलियन है, उसके 10 लाख भाग में कितने विलय के भाग हैं उसे कहा जाता है पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, या फिर अंश प्रति मिलियन। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? पीपीएम बराबर, या पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर, भाई क्या निकाल रहे हैं हम लोग? विलय के भागों की संख्या। पीपीएम में क्या निकालते हैं? विलय के भागों की संख्या, तो उसे ऊपर लिखेंगे। वैसे ये समझना, पीपीएम में निकालते क्या? विलय के भागों की संख्या निकालते हैं। किस में से निकालते हैं? बिलियन के 10 लाख भाग में। भाई पीपीएम में क्या देख रहे हैं आप लोग? विलय के भागों की संख्या देख रहे हैं। किस में? विलयन के 10 लाख भाग में। बस, तो विलय के भागों की संख्या
बटे बिलियन के भागों की संख्या। ठीक है, अब ये जो आपने लिखा है मैंने ये चीज, इतना जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये आपको बिलियन के एक भाग में कितने विलय के भाग हैं वो बताएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रति है ना, प्रति बिलियन के भागों की संख्या, तो जब यहाँ पे विलय के भागों की संख्या लगाएंगे और बिलियन के भागों की संख्या लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, विलय के भागों की संख्या आएगा प्रति विलयन के भाग में, यानी कि बिलियन के एक भाग में कितने विलय के भागों की संख्या ये निकल कर आएगा एक भाग में। लेकिन आपको कितने में निकालना है, 10 लाख भाग में, यानी कि 10⁻6 में। तो इतना पार्ट जो आपको देने वाला है वो एक भाग में देगा कि बिलियन के एक भाग में विलय के कितने भाग हैं, लेकिन हमें तो निकालना है 10 लाख में, तो हमें 10 लाख से यहाँ पे गुणा कर देनी। इतना हिस्सा आएगा, बिलियन के एक भाग में कितने विलय के भाग हैं, और हमें 10 लाख का निकालना है, तो एक का पता है 10 लाख का निकालना है, तो गुणा कर दें 10 लाख से। वही हमने किया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो पीपीएम को हम लोग यहाँ पे, जो भाग का मतलब है ना, द्रव्यमान हो सकता है, आयतन हो सकता है, द्रव्यमान या फिर आयतन। तो हम पीपीएम को 3 रूप में लिखते हैं। वैसे बेसिक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अगर मान लो किसी वजह से डेफिनेशन इसकी आती है तो आपको ये डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला लिख देना, काम खत्म। बट न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। न्यूमेरिकल में क्या होता है, अगर पीपीएम को अगर हमें वेट बाई वेट के रूप में लिखना हो, पीपीएम को वेट बाई वेट के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान, जहां पे विलय के भागों की संख्या है ना ये, तो ये विलय का द्रव्यमान बन जाएगा यहाँ पे, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6। सच पा रहेगा ये। और अगर पीपीएम को वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में लिखना पड़ा तो मैं अब देखो यहाँ पे प्रतीक इस्तेमाल कर रहा हूँ द्रव्यमान के लिए, W किसका, विलय का। एक मिनट सॉरी, हम बात आयतन के रूप में लिख रहे हैं ना भाई, भाग यहाँ पे क्या जाएगा आपका इस बार आयतन, तो आयतन किसका, विलय का, बटे नीचे भी बी है तो आयतन किसका, बिलियन का, इंटू 10⁻6। क्योंकि मैंने बात सबको समझा दिया है, ऊपर वाला बंदा हमारा विलय के लिए होता है, ये वाला बंदा हमारा बिलियन के लिए होता है उस वाली बात में। बट यहाँ पे हमें जो हम भाग देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऊपर क्या है विलय के भाग है, नीचे क्या है बिलियन के भाग हैं। तो अगर वेट बाई वेट के हिसाब से लगाएंगे तो ऊपर की जो हमारे जो विलय के भाग हैं ये W बन जाएगा, और बिलियन के जो भाग हैं ये W बन जाएगा, नहीं इसके हिसाब से लिख सकते हैं। और अगर आयतन में बात आएगी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, चलिए ठीक है जी। और इसी प्रकार से हम लोग इसको लिखना हो पीपीएम को वेट बाई वॉल्यूम में, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर वेट किसका, विलय का, बटे क्या है आयतन किसका, बिलियन का, इंटू 10⁻6। तो इस प्रकार से हमने पीपीएम को वेट बाई वेट में लिख सकते हैं, पीपीएम को वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं, पीपीएम को वेट बाई वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो भाग हैं वो हमारा द्रव्यमान भी बन सकता है, भाग का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान के हिसाब से भी निकाल सकते हैं उसका भाग, और आयतन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे भाग आ रहा है वहां पे क्या आएगा हमारा, द्रव्यमान या फिर आयतन। तो वेट बाई वेट के हिसाब से लिखोगे तो विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हिसाब से लिखोगे तो विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से लिखोगे तो विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन, क्योंकि ऊपर क्या है ये द्रव्यमान, नीचे क्या है आयतन। तो द्रव्यमान किसका, विलय का, आयतन किसका, बिलियन का। दैट्स इट। अब देखो यही कहानी हमारी किस में होती है, मैं उसको अलग से नहीं बता रहा हूं, आपका जो पार्ट्स प्रति बिलियन आता है यही बात कर लेते हैं उसकी। पार्ट्स प्रति विलियन, ठीक है, यानी कि 1 बिलियन के जो बिलियन है हमारा, उसके 1 बिलियन में
कितने पार्ट्स हैं विलय के, वो हमारा पार्ट्स प्रति विलियन होता है, जिसका प्रतीक है ppb। तो अब देखिए विलियन का यहाँ पे मतलब है, विलियन का सेंस है यहाँ पे 1 बिलियन बराबर होता है 10 टू पावर 9। 1 बिलियन बराबर होता है 10 टू पावर 9। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट चेंज किया जाएगा। पीपीएम में हम बिलियन के 10 लाख भाग में चेक करते हैं, जबकि पार्ट्स प्रति बिलियन में हम 10 टू पावर 9 भाग में चेक करेंगे। यहाँ पे 10 टू पावर 6 है, यहाँ पे 10 टू पावर 9 है। तो जब इसकी डेफिनेशन की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, किसी बिलियन के 10 टू पावर 9 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को उस विलियन का पीपीबी कहते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पे 10 टू पावर, जहाँ 10 टू पावर 6 आ रही है, वहाँ पे 10 टू पावर 9 लगा देंगे और यहाँ पे पीपीबी बन जाएगा बस। तो इसके डेफिनेशन हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, इसी में कंबाइन है। वर्ड क्या है, पीपीएम में मिलियन मतलब 10 टू पावर 6 और पार्ट्स प्रति बिलियन में मतलब 10 टू पावर 9। तो पीपीएम में गुणा में 10 की पावर 6 आएगा और पार्ट पीपीबी में गुणा में 10 की पावर 9 आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है। और हम पीपीबी को भी इस रूप में बेट बाई बेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और बेट बाई वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं सेम इसी प्रकार से। ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है। और एक बात तो मैं आपको बतानी थी, देखिए मैंने मैक्सिमम जो पढ़ाया है अपने लगभग 8 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं। 8 साल जो करियर रहा है हमारा ऑफलाइन का रहा है। ऑफलाइन जब बच्चे सामने होते हैं बैठे हुए तो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, बिल्कुल अलग है। बट यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कैमरे के सामने थोड़ा हेजिटेशन है। मतलब ऑफलाइन क्लास में जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो बात अभी नहीं आ रही है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील हो रहा है। तो इसलिए गाइस थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है। जो छोटी छोटी बातें कुछ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलें गाइस। ठीक है। जैसी हैबिट में आती है ये चीज़ तो एकदम बड़ा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। चलिए।